Hello everybody, welcome to commerce.com channel. How are you all? I hope you all are doing good. So let's start our today's lecture. In this lecture we are going to discuss a second chapter of Indian economic development. The name of the chapter is Indian economy 1950 to 1990. So let's start. तो आज जो हम टॉपिक्स हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप्स के हैं, हमारी इकोनॉमी कितने टाइप की है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या होती है. आज हम ये सब इस लेक्चर में डिस्कस करने चलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमी प्लानिंग क्या होती है. इट इज़ अ प्रोसेस अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइंस अ सेट ऑफ टारगेट्स टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइन करती है कि हमें इतना टारगेट इतने टाइम में अचीव करना है. वो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है. हर कंट्री के अंदर, चाहे वो किसी भी कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक टारगेट लेके चलती है कि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए प्लान करती है कि हम इतने आने वाले टाइम में इतना टारगेट अचीव करेंगे या इतना टारगेट फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक. कैपिटलिज्म इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड. इट मीन्स ये वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें ये डिसाइड किया था कि कौन सा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाए, how good and service are to be distributed or left to the free play of the market forces or the forces of supply and demand. It means हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे सप्लाई करें डिमांड के अकॉर्डिंग. थर्ड वन इज, अब स्टार्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी. सोशलिज्म इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. इट मीन्स ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कौन से व्यूज़ को अपने माइंड में रख के सोसाइटी को लेकर डिसीजन ले. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी एज वेल एज आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज. और इस इकोनॉमिक सिस्टम में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारे मार्केट में कितना काम हो रहा है, कितनी फोर्सेस, डिमांड कितनी हो रही है, क्या सप्लाई हो रही है, कैसे हो रही है. सो अब हम लोग समझ चुके हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. रिसोर्सेज ऑनरशिप क्या होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होती है और ये स्टेट ओन्ड होती है. फाउंडेशन बिलीफ क्या होता है, कॉम्पिटिशन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल. और सोशलिस्ट इकोनॉमी में कॉपरेशन इज़ द बेस्ट वे फॉर पीपल टू को एग्जिस्ट. अर्निंग ऑफ वेल्थ क्या होता है, इसमें सभी लोग वर्क करते हैं, इसमें सबको काम इक्वली डिवाइड किया जाता है. मार्केट सिनेरियो, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होता है. इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रोटेक्ट किया जाता है. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तब होती है जब वो लॉज को ब्रोक करते हैं, और सोशलिस्ट में फुली इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट. एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन कैपिटलिस्ट में हाईली मोटिवेटेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल बेनिफिट्स, इन्हें हाईली मोटिवेट किया जाता है. जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में रियरली मोटिवेटेड एज परफॉर्मेंस इज़ नॉट रिवॉर्डेड, यहाँ पे परफॉर्मेंस का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है. इसकी जो मेरिट होती है, परसेप्शंस ऑफ बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ कंपटीशन. यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बहुत हाई होती है. यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी लो रहती है. डीमेरिट्स क्या, यहाँ पे कम लोग होते हैं, ठीक है. और सोशलिस्ट इकोनॉमी में हार्ड वर्क करने पर भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है. लेज़ी एम्प्लॉय भी आराम से उतनी फैसिलिटी लेते हैं जितना कि एक हार्ड वर्क एम्प्लॉय भी लेता है. आई होप कि आपको ये ढंग से समझ में आ गया हो. तो कई बार एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है. ऐसे 3 मार्क्स में आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स. अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स. द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स आर ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ implies a consistent increase in GDP or consistent increase in the level of output or a consistent increase in the flow of goods and services in the economy over a long period of time.
इट मीन्स जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट मीन्स हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए। जीडीपी हमारी कब बढ़ेगी? जब हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक पर्टिकुलर टाइम में लॉन्ग टाइम तक करते रहे, अपने गुड्स को फ्लो करते रहे, सर्विसेज को फ्लो करते रहे मार्केट में, तो हमारी जिससे क्या होती है? जीडीपी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स विद द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है? इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। क्या होता है? इट मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडियन इटसेल्फ। हम उन गुड्स का इम्पोर्ट करने से बचें जो हम खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। द पॉलिसी वॉज considered as necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food। हम कई बार क्या होता है, फूड के लिए अदर कंट्रीज़ में डिपेंड, जैसे कि मैकडी ले लीजिए आप, बर्गर के लिए आप मैकडी का बर्गर खाएंगे, वो हमारी कंट्री का तो नहीं है, और हम मैकडी की जगह पर हम अपनी कंट्री का भी बर्गर खा सकते हैं। सेम इसका मतलब कि आप खुद पे डिपेंडेंसी, आपकी सेल्फ रिलायंस, खुद पे रिलायबिलिटी आपकी कितनी है। इसीलिए हमें ज़्यादा अपने इंडिया के प्रोडक्ट पे, अपने इंडिया के गुड्स पे, अपने इंडिया की सर्विसेज पे क्या करना है? रिलायबल होना है। नेक्स्ट, इक्विटी। इट इम्प्लाइज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इट मीन्स जो हमारी बेनिफिट्स है वो हमारे इकोनॉमी में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हायर सोसाइटी के लिए मिले, ऐसा भी नहीं हो कि सब कुछ लोअर सोसाइटी के लिए, मतलब मीडियम होना चाहिए, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी का। अब पढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। ये वो एक्टिविटीज होती है जो हम अपने लैंड को कल्टिवेट करते हैं, क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के लिए, फूड को कल्टिवेट करने के लिए, फूड को प्रोडक्शन करने के लिए, वो हमारी क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर। इट मीन्स हिंदी में आप समझिए तो ऐसे बोल सकते हैं हम, खेती का मतलब होता है अपनी ज़मीन पर बीज बोकर जो भी हम अनाज की उत्पन्नता करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कृषि। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इट मीन्स जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करा, ये हमारी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है। हमारी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होगा तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, जो हमारे छोटे छोटे गुड्स हैं, वेजेस गुड्स होते हैं, उनकी सप्लाई होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड होगा। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, हमारी जो विद इन कंट्री, विद इन बाउंड्री जो ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है, उसमें भी हमारा एग्रीकल्चर हेल्प करता है। वेल्थ ऑफ द नेशन, हमारे नेशन की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में? लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। क्या होता है? परमानेंट मीन्स, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। क्या होता है? एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास लैंड है बट इरिगेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होती है? हमारी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं हो पाती, हमारी क्रॉप्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी होना। थर्ड वन इज कन्वेंशनल आउटलुक। फोर्थ वन स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, जो बिखरे छोटे छोटे किसान है उनको होल्ड करके उनको अच्छी तरह से वर्क प्रोवाइड करना, उनकी लैंड में अच्छी सी प्रोडक्टिविटी करना, ये सब डिफरेंट है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करना। टेक्निकल, अब देखते हैं रिफॉर्म्स इन इंडिया एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की कितनी रिफॉर्म्स है? पहला है टेक्निकल रिफॉर्म, यूज ऑफ HYV ईड्स, इट मीन्स हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हमें यूज़ करने चाहिए। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह यूज़ करिए। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करिए। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन करिए। नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इट मीन्स जो भी हमारे लैंड है जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, उसमें क्या रेंट जो होती है उसे रोकना चाहिए। किसी के अंडर में वो लैंड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके साथ ज़मींदारी सिस्टम होती है, लोग बाग किसी अपनी फील्ड पे प्रोडक्शन कराते हैं, दूसरों की फील्ड को होल्ड करके उस पर क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, खुद सारा फ़ायदा ले लेते हैं। तो ये सब भी हमारे एग्रीकल्चर में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स के लिए प्रॉब्लम है। जनरल रिफॉर्म क्या होती है? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़,
हमें हमारी इरिगेशन सिंचाई की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट लोगों को उधार देना है, रेगुलेटेड मार्केट में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है फार्मर्स के लिए, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी पीएसपी, जो गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट एमएसपी निकालती है, अपनी मार्केट रेट निकालती है। इट मीन्स आपकी जो एग्रीकल्चर, जो आपकी खेती हुई है, जो आपकी कृषि में आपने जितना प्रोडक्शन करा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी रेट निकालती है। उसे हम क्या बोलते हैं कि प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, उसी को बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड